हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सही होंगे और अपने अध्ययन अध्यापन में खूब ज़ोर शोर से लगे होंगे, और नहीं लगे हैं तो आपके पास समय बड़ा कम बचा हुआ है। अगर अभी भी आलस्य के भंवर में खोए हैं तो हाथ केवल पश्चाताप लगेगा। खैर, पिछले 2 वीडियो में हमने चर्चा करी है कि अर्थशास्त्र क्या है, क्योंकि कड़ी अर्थशास्त्र की चल रही है, और अर्थशास्त्र के विषय वस्तु। संक्षेप में अगर हम कहें तो अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जिसमें मनुष्य की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने, कल्याण बढ़ाने, आर्थिक विकास करने के लिए अनेक उपयोगों वाले जो सीमित साधन हैं उनका उपभोग, कुशलतम उपभोग, उत्पादन, विनिमय और वितरण संबंधी कार्यों का अध्ययन किया जाता है, निवेश संबंधी कार्यों का अध्ययन किया जाता है। तो अर्थशास्त्र का क्षेत्र इसके विषय वस्तु से स्पष्ट पता चल जाता है, इसकी परिभाषा से इसकी विषय वस्तु का महान पता चल जाता है कि अर्थशास्त्र का अध्ययन तो करना है इसके अंदर। तो किस चीज़ की करना है भाई? हमें हमारी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने वाली जो वस्तु है इसका कैसे उत्पादन किया जाए, और या उत्पादन संबंधी जितनी क्रियाएं हैं, उपभोग, वितरण, विनिमय संबंधी क्रियाएं, इसी का तो अध्ययन करना है इसके अंदर। अब हम बात करते हैं कि इसी विषय वस्तु क्या थे। तो विषय वस्तु को के रूप में हमने आर्थिक क्रिया का जिक्र किया था, और इसकी कितने आर्थिक क्रियाएं हैं? उत्पादन, उपभोग, निवेश, विनिमय, इसकी चर्चा हमने करी। अगर संक्षेप में ले तो उत्पादन किसे कहते हैं? धरती का कोई भी व्यक्ति हो किसी वस्तु का उत्पादन नहीं कर सकता, निर्माण नहीं कर सकता। साधारणतः तो यही कहते हैं किसी वस्तु का निर्माण कर देना। तो हम मनुष्यों में कहाँ से इतनी क्षमता कि हम किसी वस्तु का निर्माण कर सके? हम मिट्टी का एक कण भी नहीं बना पाते हैं, हम जल नहीं बना सकते, हम पवन नहीं बना सकते। हम क्या करते हैं यहाँ? उत्पादन, अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से उत्पादन की परिभाषा क्या है ये जानना जरूरी है। अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से उत्पादन का मतलब होता है जो वस्तु में पहले से जो उपयोगिता है ना, उसकी उपयोगिता को बढ़ा देना। किसी वस्तु में एक शक्ति होती है जिसे हम उपयोगिता कहते हैं। वो शक्ति क्या है? मनुष्य की आवश्यकताओं या किसी की भी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की शक्ति। एक गिलास पानी में क्या है उपयोगिता उसकी? हमारी प्यास बुझा सकता है। लकड़ी में क्या उपयोगिता है? फर्नीचर बनते हैं, दरवाज़ा बनता है, ये उपयोगिता है। तो एक वस्तु के उपयोगिता में वृद्धि कर देना ही अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से उत्पादन कहलाता है। तो उपयोगिता का सृजन करना उत्पादन है। अगर उदाहरण ले तो नदी के किनारे जो बालू है वो कम उपयोगी है, पर उसी बालू को शहर की ओर ले आए, इसका मूल्य बढ़ जाता है, इसका मूल्यांकन अलग ढंग से हो जाने लगता है, इसकी उपयोगिता बढ़ जाती है। लकड़ी जो जंगल में पड़ी हुई थी उसे बढ़ई के द्वारा लाया गया और फर्नीचर में तब्दील कर दिया जा रहा है, तो इसकी उपयोगिता बढ़ गई। तो यहाँ कह दिया जाए कि एक व्यक्ति जिसने बालू लाया, बालू की कीमत बढ़ा दी, उपयोगिता बढ़ा दी। एक व्यक्ति जिसने बढ़ई का काम किया और कम उपयोगी लकड़ी का उपयोगिता बढ़ाकर फर्नीचर में रूपांतरित कर दिया, तो ये उत्पादन हो गया, बढ़ई के द्वारा किया गया उत्पादन है। तो ये एक आर्थिक क्रिया है, उत्पादन एक आर्थिक क्रिया है। दूसरा, उपभोग, ये ऐसी आर्थिक क्रिया, ये भी एक आर्थिक क्रिया है। इससे आय का सृजन तो डायरेक्ट नहीं हो रहा है, आय का सृजन नहीं हो रहा है, लेकिन ये समस्त आय के सृजन करने का मूल कारण यही है। उपभोग ही ना करे तो कोई उत्पादन क्यों करे, विनिमय क्यों करे? तो ये भी एक आर्थिक क्रिया है जिससे मनुष्य को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्टि मिलती है। इसमें होता क्या है? उपयोगिता का नाश।
उपयोगिता का सृजन करना उत्पादन, और उपयोगिता का विनाश करना, नाश करना उपभोग कहलाता है। जो बढ़ई के द्वारा जो बना दिया गया है फर्नीचर, उस फर्नीचर का उपयोग उपभोक्ता करता है कि नहीं, कंज्यूमर ग्राहक करता है कि नहीं। तो इनका जो उपयोग किया जाएगा ये कहलाता है उपभोग। ये भी एक आर्थिक क्रिया है। और तीसरी है आर्थिक क्रिया निवेश। इससे मनुष्य की आवश्यकता की संतुष्टि अप्रत्यक्ष रूप से होती है। क्यों? निवेश का मतलब क्या? हमने बताया था कि निवेश का मतलब होता है किसी पूंजीगत वस्तु का उत्पादन करना। पूंजीगत वस्तु मतलब फर्नीचर, मशीन, प्लांट, ये सब, इन वस्तुओं का उत्पादन करना निवेश कहलाता है। और इन वस्तुओं का उत्पादन करने से प्रत्यक्ष रूप से संतुष्टि नहीं मिलती, अप्रत्यक्ष रूप से मिलती है। प्रत्यक्ष रूप से संतुष्टि तो वस्तु और सेवाओं का उपभोग करने से मिलता है। अरे कपड़े हैं वस्तु, इनका हम उपयोग किए, हम पहने, तो हमें प्रत्यक्ष रूप से संतुष्टि मिली, ये उपभोग कहला गया। पर इस कपड़े को बनाने के लिए जिस मशीनरी, जो सिलाई मशीन का उत्पादन अगर किया जाए तो ये कहला जाता है विनियोग किया गया, निवेश किया गया। और निवेश करने से मशीन का उत्पादन तो हो गया, और उस मशीन का प्रयोग क्या करेंगे? कपड़े बनाने में, वस्तु और सेवा को उत्पादन करने में। तो यहाँ अप्रत्यक्ष रूप से संतुष्टि मिल रही है, तो निवेश भी आर्थिक क्रिया हो गया। और चौथी आर्थिक क्रिया की चर्चा हमने करी थी विनिमय के बारे में। विनिमय का मतलब साधारणतः तो लेन देन से लगाया जाता है, वस्तु और साधन के क्रय विक्रय से है, और ये क्रय विक्रय मुद्रा के माध्यम से ही होता है। तो भाई मुद्रा के माध्यम से जो क्रय विक्रय होता है, इसका कुछ ना कुछ मूल्यांकन तो होना चाहिए ना। इसलिए विनिमय को, ये जो आर्थिक क्रिया है, इसे मूल्य निर्धारण भी कहा जाता है। मूल्य निर्धारण क्रिया, कौन सी आर्थिक क्रिया? मूल्य निर्धारण क्रिया, विनिमय। कीमत निर्धारण क्यों कहा जाता है इसको? कि विनिमय के जरिए हमने बोला ना क्रय विक्रय, तो क्रय विक्रय कब होगा? जब पर्टिकुलर वस्तु का दाम आपको मालूम रहे तब तो यहाँ कीमत निर्धारित होता है इस क्रिया के दौरान। और कीमत निर्धारण दो चीज़ों का, वस्तु का भी और वस्तु को उत्पादन करने वाले उस साधन का भी। वस्तु का मूल्य का निर्धारण कैसे होता है? जैसे बाजार की दशा के आधार पे, कैसा बाजार है वो मूल्य निर्धारित करता है। एक अधिकारी बाजार है, अगर उदाहरण लेते हैं कि मैंने कुछ वस्तु का निर्माण किया है ना, और संपूर्ण बाजार में वो है ही नहीं, कोई और उत्पादन करे, तो उसका मूल्य निर्धारण तो मेरे पे डिपेंड करता है, मैं उसका जो भी कीमत रख दूं। अगर मैंने एक अच्छे आर्मी जैसे कपड़े का निर्माण करना है, कर दिया मैंने, और इस क्षेत्र में इस ऐसे कपड़े, ऐसे टोपी का निर्माण कोई और करता ही नहीं, तो इसका निर्धारण तो निर्माता पे ही है, जो उत्पादक किया है, जो एक अधिकारी व्यवसायी है। तो बाजार की जैसे दशा, पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु का निर्धारण अलग तरीके से, अल्पाधिकार में अलग तरीके से, इसकी चर्चा हम जब बाजार की व्यवस्था पढ़ेंगे तो हम लोग करेंगे। फिलहाल आप इतना समझिए कि जो चौथी क्रिया है विनिमय, पहला तो उत्पादन, दूसरा उपभोग, तीसरा निवेश और चौथा विनिमय, यह आर्थिक क्रिया है। और इस आर्थिक क्रिया में जिसे हम लोग घर का नाम कह देते हैं कीमत निर्धारण का नियम क्रिया, तो इसमें मूल्य का निर्धारण होता है, वस्तु का तो बाजार के आधार पे, और साधन की कीमत का भी निर्धारण होता है। साधन की कीमत मतलब क्या? उत्पादन के साधन है ना चार, क्या? भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यमी। अरे भाई उत्पादन करने के लिए हमने लिया क्या? जमीन किराए पे ली, तो उसको रेंट तो देंगे, लगान तो देंगे, तो कितना लगान देंगे इसका निर्धारण। आपके यहाँ जो वर्कर काम कर रहे हैं, जो श्रम काम कर रहे हैं, जो श्रमिक काम कर रहे हैं, उनकी मजदूरी तो तय करनी होगी ना, तो इसका अध्ययन किया जाता है अर्थशास्त्र में। ये भी एक आर्थिक क्रिया है। पूंजी आपने जगह जगह से जुगाड़ की होगी, खुद लगाया हो या कहीं ना कहीं से कर्ज लिया, तो इस पे देने वाले इंटरेस्ट की चर्चा, इसका अध्ययन, ये भी एक आर्थिक क्रिया है। इसका निर्धारण इस विनिमय के अंतर्गत किया जाता है। और इसे उद्यमी को,
अंशधारियों को लाभ कितना दिया जाए। तो ये इसका निर्धारण विनिमय का अंतर्गत आता है। ये विनिमय एक आर्थिक क्रिया है और अर्थव्यवस्था में इसकी चर्चा होती है। तो हम लोगों ने अभी अर्थशास्त्र की परिभाषा सीखी और इसके विषय वस्तु की चर्चा खूब कर चुके। और अब हम बात करते हैं, मूलतः कहें कि अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जहाँ आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अब यही आर्थिक क्रिया का अध्ययन व्यक्तिगत स्तर पर किया जाए तो हो जाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र, और यही आर्थिक क्रिया का अध्ययन संपूर्ण अर्थव्यवस्था के किया जाए तो वो कहलाता है समष्टि अर्थशास्त्र। तो अगली चर्चा हमारी व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र पे होगी। तो जहां तक व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध है, यूं तो व्यष्टि का अंग्रेजी शब्द है माइक्रो, और ये ग्रीक भाषा के माइक्रो शब्द से लिया गया है, MIKROS, और जिसका अर्थ होता है छोटा। तो नाम ही स्पष्ट कर दे रहा है कि माइक्रो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करने वाले हैं, क्योंकि अर्थशास्त्र के अध्ययन तो हम आर्थिक क्रियाओं का ही अध्ययन करते हैं। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर हम व्यक्तिगत इकाइयों के आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। व्यक्तिगत इकाइयों के आर्थिक इकाइयों का अध्ययन करते हैं, मतलब पूरी अर्थव्यवस्था के आर्थिक इकाइयों का अध्ययन नहीं करते, वो तो समष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं। मतलब ये अपने स्वभाव से ही कह रहा है कि ये छोटा, इसके अंतर्गत छोटे स्तर पर ज्ञान अर्जन किया जाता है, ध्यान किया जाता है किस चीज़ का, किसी व्यक्ति, किसी फर्म, किसी उद्योग के आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन। मतलब अगर इसे परिभाषित करें तो आप एक परिभाषा लिख लीजिए प्रोफेसर बोल्डिंग की। देखिए किसी विद्वान की परिभाषा लिखा करे थे, इन्वर्टेड कोमा से शुरू किया कीजिए और उससे अंत किया कीजिए, और वो आपको पूरा नंबर दिया जाएगा अगर उसमें आप कोई भी परिवर्तन ना करते हैं तो लिखिए परिभाषा। प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार वो कहते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक फर्म, एक गृहस्थ, व्यक्तिगत कीमत, कॉमा दे के लिखिएगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक फर्म, कॉमा, एक गृहस्थ, कॉमा, व्यक्तिगत कीमत, कॉमा, मजदूरी, आय, उद्योग तथा एक वस्तु का अध्ययन किया जाता है। मतलब इसके अंतर्गत उन आर्थिक क्रियाओं का, किस आर्थिक क्रिया का अध्ययन करना है जो व्यक्तिगत स्तर के होते हैं, जो छोटे लेवल के। इसमें देखा जाता है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु की कैसी मांग कर रहा है, कितनी मांग कर रहा है, उसका अध्ययन इसमें किया जाता है। किसी वस्तु का, किसी वस्तु विशेष का मूल्य कितना रखा जाए और उस वस्तु के उत्पादन करने में लगे हुए साधनों का कितनी कितनी कीमत रखी जाए, इसका अध्ययन अर्थशास्त्र में किया जाता है। कौन से अर्थशास्त्र में? व्यष्टि अर्थशास्त्र में। तो एक व्यक्ति के द्वारा की गई मांग, देखिएगा मांग अगले चैप्टर में आपको होना है, करवाया जाएंगे। मांग का मतलब डिमांड, अंग्रेजी में डिमांड कहते हैं। किसी वस्तु का इच्छा होना और उसके लिए आपके पास पर्याप्त साधन होना और उसे तैयार है आप खरीदने के लिए, उसे मांग कहते हैं। तो एक व्यक्ति कितनी नमक की मांग करता है, कितनी सब्जियों की मांग करता है, उसका अध्ययन। एक गृहस्थ कितनी वस्तुओं का, एक उपभोक्ता कितनी वस्तुओं का मांग करता है, इसका अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। एक फर्म कौन सी कैपिटल गुड्स का, पूंजीगत वस्तु का डिमांड कर रहा है, मांग कर रहा है, और उसे बनाने के लिए कौन सी कच्चे माल का मांग कर रहा है, वो किसी वस्तु का क्या मूल्य निर्धारण कर रहा है, इसका अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र में
किया जाता है। तो आप व्यष्टि अर्थशास्त्र का मतलब समझ गए। एक उद्योग की आर्थिक क्रिया, एक फर्म की आर्थिक क्रिया, एक व्यक्ति विशेष की आर्थिक क्रिया, एक वस्तु का मूल्य का निर्धारण इसके अंतर्गत किया जाता है। और वहीं समष्टि अर्थशास्त्र में पूरे अर्थव्यवस्था के मूल्य का निर्धारण किया जाता है। पूरे अर्थव्यवस्था की मांग, जिसको एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, माने पूरे अर्थव्यवस्था के उत्पादन पूर्ति का अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में किसी व्यक्ति, वस्तु, फर्म की मांग और पूर्ति का अध्ययन किया जाता है। और यहाँ पूरे इकोनॉमी का, पूरे अर्थव्यवस्था के मांग और पूर्ति का अध्ययन किया जाता है। जहाँ माइक्रो शब्द से व्यष्टि शब्द का निर्माण हुआ, माइक्रो शब्द का, जिसका अर्थ होता है व्यष्टि, छोटा, वहीं मैक्रोस, MACRO कहते हैं ना अंग्रेजी भाषा में मैक्रो, और ये ग्रीक भाषा के कौन सा शब्द से उत्पन्न हुआ है? MAKROS, माइक्रोस। इसका अर्थ होता है बड़ा। मतलब ये पूरे बाजार, ये किसी एक बाजार का नहीं, एक बाजार तो व्यक्ति अर्थशास्त्र में, संपूर्ण बाजार के आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन। अब आर्थिक क्रिया से मतलब हम समझा चुके हैं, उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण, इनका अध्ययन किया जाता है, बड़ा होता है। तो इन दोनों में अंतर हम कुछ देर में करते हैं। पहले व्यष्टि अर्थशास्त्र की चर्चा खूब कर लेते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत क्या, एक गृहस्थ, एक फर्म, एक उद्योग की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन, किसी एक वस्तु के मूल्य का निर्धारण जब हम करते हैं तो यह क्षेत्र व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। अब हम समझते हैं कि इस व्यष्टि अर्थशास्त्र का एक पुराना नाम भी है, एक अलग नाम, पेट नेम भी बोल सकते हैं इसको, घरेलू नाम, कीमत निर्धारण, कीमत सिद्धांत भी कहा जाता है। तो अब हम बात करते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र के बारे में। देखिए, ये 3 मार्क्स का या 4 मार्क्स का आता है, जिसका नंबर वेटेज है 3 से 4 मार्क्स का। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए गहराई से समझिएगा। अभी हमने समझा क्या व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, अब इसका क्षेत्र समझ लेते हैं। जिसे अर्थशास्त्र का विषय वस्तु समझे, तो इसी तरह इसका भी क्षेत्र है। पहले तो आप रट लें, मांग का सिद्धांत, उत्पादन का सिद्धांत, कीमत निर्धारण का सिद्धांत और साधन कीमत का सिद्धांत। व्यष्टि अर्थशास्त्र का पहला जिन समस्याओं से संबंध है वो है मांग का सिद्धांत। माने व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत यह अध्ययन किया जाता है कि किसी वस्तु का मांग कैसे निर्धारित होती है। तो मांग के सिद्धांत का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। यह सिद्धांत जो है ना, मांग और अधिकतम संतुष्टि से संबंधित है। तो एक उपभोक्ता अपने निश्चित आय का प्रयोग किन किन माने बाजार मूल्य पर किन किन वस्तुओं पर किस प्रकार बांटता है, किस प्रकार करता है, किस प्रकार खरीदता है, इसका अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। तो मांग के सिद्धांत का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। मांग संबंधी समस्या का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। दूसरी पॉइंट, उत्पादन का सिद्धांत। इसके अंतर्गत हमने कहा था ना, एक फर्म की आर्थिक क्रिया का अध्ययन करता है। तो एक फर्म करता क्या है? उत्पादन। और उत्पादन करने के लिए क्या करता है? विभिन्न साधनों का जुगाड़ करता है और उसी के आधार पर उत्पादन करता है। तो ये जो है
जब साधनों को एकत्रित करके उत्पादन करता है तो वो उत्पादन को प्रभावित करने वाले कैसे कैसे तत्व हैं, वो उत्पादन फनल, वो उत्पादन फलन जिसको फैक्टर कहते हैं, कौन कौन से हैं, इसका अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। तो दूसरी समस्या उत्पादन संबंधित समस्याओं है जिसका अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। उत्पादन का सिद्धांत यहीं से मिला। तीसरा, कीमत निर्धारण का सिद्धांत। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत एक व्यक्ति, एक फर्म, एक वस्तु के आर्थिक क्रिया का अध्ययन किया जाता है। तो एक वस्तु का क्या मूल्य रखा जाए। हमने पहले भी कहा था कि बाजार की दशा के आधार पर वस्तु का मूल्य का निर्धारण किया जाता है। तो लिखिएगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र में कीमत निर्धारण के सिद्धांत का भी अध्ययन किया जाता है। उत्पादित वस्तुओं को विभिन्न परिस्थितियों में खरीदा या बेचा जा सकता है। अब अलग अलग परिस्थिति, अलग अलग बाजार तो होते ही है, पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार प्रतियोगिता, अल्पाधिकार प्रतियोगिता। तो इन सब में क्या उसकी मांग है, क्या उसकी पूर्ति है, जिसकी दशा पर मूल्य का निर्धारण हो जाता है कि किसी वस्तु की कीमत क्या रखा जाए। तो वस्तु की कीमत का निर्धारण इस व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र है। और साथ ही अंतिम साधन कीमत का निर्धारण, उसी वस्तु को उत्पादन करने के लिए जितने साधन लगे, भूमि लगी, पूंजी लगा, श्रम और उद्यमी, इनका भी तो मूल्य निर्धारण करना है, जो अर्थव्यवस्था के विषय वस्तु के रूप में बताए थे, सब के सब इसमें। मतलब वस्तुओं के बेचने से जो आय प्राप्त हो गई उसका बंटवारा करना है। बंटवारा कैसे करना है कि वस्तु को उत्पादन करने में जो जो साधन लगे हैं, भूमि, आप कहीं ना कहीं से जमीन आपने लिया है और उसका आपको रेंट चुकाना है, तो इसका कीमत क्या हो गया, रेंट। आपने पूंजी लगाई है तो इसका कीमत क्या हो गया, ब्याज। आप जिन मजदूरों के माध्यम से उत्पादन की है उन मजदूरों का मूल्य क्या हो गया, उनकी मजदूरी। और जो उद्यमी पूंजी लगाया है, जो उद्यमी जोखिम को वहन करता है, उसे चाहिए लाभ। तो इनका ये पुरस्कार तय करना ही साधन की कीमत का निर्धारण है। और ये चारों के चारों, मांग का सिद्धांत, उत्पादन का सिद्धांत, वस्तु के कीमत का निर्धारण और साधन के कीमत का निर्धारण, व्यष्टि अर्थशास्त्र की क्षेत्र माने जाते हैं। तो अब हम चर्चा करेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र का महत्व क्या है। देखिए 4 नंबर का ही आता है, 3 से 4 नंबर का, इसलिए बहुत ही सहज रूप से, चूंकि हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं अर्थशास्त्र का एक परिचय संबंध में, धीरे धीरे अर्थव्यवस्था का विषय बहुत ही रोचक हो जाएगा अगर आप मेरा साथ देते रहें तो। हमने अर्थशास्त्र की परिभाषा रट ली। अर्थशास्त्र का विषय वस्तु, जिसके अंतर्गत आर्थिक क्रिया का हमने अध्ययन किया, जिसके अंतर्गत उत्पादन, उपभोग, निवेश और विनिमय की चर्चा की। फिर हम लगा गए कि वही आर्थिक क्रिया जब व्यक्तिगत स्तर पे हो तो व्यष्टि अर्थशास्त्र, और जब वही आर्थिक क्रिया का अध्ययन समष्टि स्तर पर करें, पूरे समूह के, इकोनॉमी के, एक अर्थव्यवस्था के पूरे बाजार पे, पूरी इकोनॉमी, पूरी अर्थव्यवस्था की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करने लगे तो वो समष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। और इसी क्रम में हमने बात करी व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र, जो कि अर्थशास्त्र के विषय वस्तु और उसके क्षेत्र से मिलता जुलता है। अब हम चर्चा करेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र का महत्व, और ये भी करीब 3 से 4 मार्क्स का वेटेज है इसका। तो इससे आप लिखिए, अर्थशास्त्र के इस कड़ी में हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के महत्व पे हमारा अब पड़ाव है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का महत्व क्या है? पॉइंट मैं लिखवा रहा हूँ, उसका डीलिंग भी करता जा रहा हूँ, पहले आप लिख लीजिए फिर मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ।
पहला पॉइंट, अर्थव्यवस्था की कार्य प्रणाली। अर्थव्यवस्था की कार्य प्रणाली। एरो का साइन दीजिए, लिखिए व्यष्टि अर्थशास्त्र के कई उपयोग हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण उपयोग यह समझाने में है कि अर्थव्यवस्था किस प्रकार कार्य करती है। अब देखिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत एक व्यक्ति, एक फर्म, एक उद्योग के आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। तो यह देखता है व्यष्टि अर्थशास्त्र कि एक फर्म, एक उद्योग, एक व्यक्ति अपना कार्य कितना कुशलतापूर्वक कर रहा है या कर भी रहा है या नहीं, क्योंकि अपना अध्ययन करना है उसमें। तो इसका सबसे पहला महत्वपूर्ण पॉइंट यही है कि अर्थव्यवस्था की कार्य प्रणाली का स्पष्ट पता चल जाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र से। तो पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट लिखिए, भविष्यवाणी। देखिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र भविष्यवाणी भी करता है, पर शर्त है कि इसके शर्तों को ध्यान दीजिए। देखिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र के तो हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, मांग का नियम। आगे जाके एक चैप्टर है आपके, पूर्ति का नियम। तो थोड़ा थोड़ा बता दूं, क्योंकि अभी समझ पाए ना पाए। मांग का नियम क्या कहता है कि जैसे जैसे किसी वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो मांग घटता है, और जैसे जैसे किसी वस्तु का मूल्य घटता है तो मांग बढ़ता है। तो यदि मूल्य में परिवर्तित हुआ तो मांग की भविष्यवाणी व्यष्टि अर्थशास्त्र कर देता है। उसी तरह जैसे जैसे किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो मार्केट में किसी वस्तु की सप्लाई भी बढ़ जाती है। तो मूल्य बढ़ना, अगर ये शर्त है, अगर बढ़ा तो अनुमान लग जाता है कि पूर्ति बढ़ गई होगी। इसे बड़े ही विस्तार से हम लोग बड़े रोचक ढंग से बाद में करेंगे। फिलहाल तो ये पॉइंट लिखिए कि भविष्यवाणी, एरो का साइन दीजिए, कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का सिद्धांत भविष्यवाणी के आधार पर बनाए जा सकते हैं, पर यह भविष्यवाणी शर्तों पर आधारित है। उदाहरण, यदि मांग बढ़ेगी तो कीमतों में बढ़ने की संभावना है। ठीक है। अब तीसरा पॉइंट लिख लीजिए, आर्थिक नीतियां। अभी अभी हमने चर्चा की थी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र ही है वस्तु के मूल्य का निर्धारण करना, साधन की कीमत का निर्धारण करना। कोई वस्तु की कीमत क्या रखा जाए, यही तो आर्थिक नीति है। बाजार की कौन सी दशा हो, कौन सा रूप है जिसके आधार पर मूल्य का निर्धारण होता है, तो बाजार की दशा पर डिपेंड करता है। तो यहाँ लिखिएगा, आर्थिक नीतियां। व्यष्टि अर्थशास्त्र का प्रयोग, देखिए महत्व बता रहा हूं, व्यष्टि अर्थशास्त्र का प्रयोग आर्थिक नीति बनाने के लिए की जा सकती है। और आर्थिक नीति एक ऐसा उपकरण है जो इस कार्य में सहायक सिद्ध होती है ना, कीमत निर्धारण। हम अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाली सरकारी नीतियों का भी हम विश्लेषण आराम से कर सकते हैं इस आर्थिक नीति से, इस व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन से। तो अब चौथा पॉइंट, आर्थिक कल्याण। एरो का साइन देख लिखिए, आसान है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के द्वारा आर्थिक कल्याण की दशाओं का भी ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र इस बात का सुझाव देता है कि आर्थिक कल्याण के आदर्श को कैसे प्राप्त किया जाए, कैसे अधिकतम संतुष्टि मिल सकती है, किन तरीकों से हमें आर्थिक कल्याण प्राप्त हो सकता है, ये व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत प्राप्त करता है। पांचवा पॉइंट। अब पांचवा पॉइंट,
प्रबंध संबंधी निर्णय, पहले लिख लीजिए। व्यवसायिक फर्में व्यष्टि अर्थशास्त्र का प्रयोग प्रबंध संबंधी निर्णय लेने के लिए करती है। इस संबंध में लागतों तथा मांग के विश्लेषण द्वारा बनाई गई नीतियों का बहुत महत्व है। जब ये कीमत का निर्धारण करता है तो वस्तु की कीमत क्या रखनी चाहिए, साधन की कीमत का निर्धारण करता है तो साधन की कीमत क्या रखनी चाहिए, उसकी बाजार की दशा, उसकी मांग की स्थिति कैसी है ये पता चलता है। तो इन दोनों के द्वारा एक प्रबंधक किसी व्यवसाय का वो प्रबंधन करने में लग जाता है कि हाँ इस वस्तु का मांग इतना है, इसे बनाने में इस वस्तु में लागत इतनी पड़ेगी, तो पूरे प्रबंधन का स्तर कैसा होना चाहिए, कितने रॉ मटेरियल चाहिए, मेरे परचेज डिपार्टमेंट कैसा हो, सेल्स डिपार्टमेंट कैसा हो, और कितनी मात्रा में कब कब उत्पादन किया जाए, ये प्रबंधन करने में आसानी हो जाता है। तो प्रबंध संबंधी निर्णय लेने में भी व्यष्टि अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण योगदान है, ये इनका महत्व है। और अंतिम पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सहयोग। पहले आप लिखिए, एरो का साइन दिखे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सहयोग व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की समस्याएं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे भुगतान शेष असंतुलन, ये भविष्य में पढ़ाएंगे आपको। भुगतान शेष असंतुलन, विदेशी विनिमय दर आदि को समझा जा सकता है। तो कुल मिला के ये 6 पॉइंट हैं। बोलिए फिर से। अर्थव्यवस्था की कार्यप्रणाली का स्पष्ट पता चल जाता है। दूसरा भविष्यवाणी, तीसरा आर्थिक नीतियाँ, चौथा आर्थिक कल्याण, और पांचवा प्रबंध संबंधी निर्णय, और छठा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सहयोग। ये रहा व्यष्टि अर्थशास्त्र का महत्व।